हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे यूरोपियन यूनियन के बारे में। और यूरोपियन यूनियन का संगठन कैसे हुआ और किस उद्देश्य से हुआ। यूरोपियन यूनियन के देशों को रिबिल्ड करने के लिए इसका क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और ये मेनली क्या है, एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री अलायंस, चारों ही चीज़ हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जिसके उद्देश्य बहुत सीमित होते हैं, लेकिन इसके उद्देश्य बहुत ही व्यापक हैं, वाइड हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन और मिलिट्री, मतलब चारों पांचों चीज़ें आ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने अमेरिका का देखा, हमने देखा कि अमेरिका पावरफुल क्यों है। हमने उसकी मिलिट्री ताकत का अनुमान लगाया, पढ़ा उसके बारे में, हमने उसकी मिलिट्री, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्यों पावरफुल है। द यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद ए जीडीपी ऑफ मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2006। 2006 में इसकी जो इकोनॉमी थी वो सेकंड थी बिगेस्ट संसार में, सबसे ज़्यादा अमेरिका की है जैसे, और वो 17 ट्रिलियन जीडीपी के साथ थी। भारत अभी कल न्यूज़पेपर में आया हुआ था, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनी है, इंग्लैंड को उसने पछाड़ा है। नेक्स्ट टू दैट ऑफ द, नहीं इंग्लैंड को नहीं, फ्रांस को। नेक्स्ट टू दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बाद ये मतलब बिगेस्ट इकोनॉमी अमेरिका है, उसके बाद सेकंड बिगेस्ट है यूरोपियन यूनियन है, और इसकी करेंसी है यूरो। कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, और यूएस डॉलर की क्योंकि डोमिनेंस है सारे वर्ल्ड में, लेन देन जो है वो डॉलर से होता है, तो हो सकता है कि ये यूएस डॉलर को चैलेंज कर सके। हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड का व्यापार जो है यूरो में हो, अब भी होता है बहुत सारे देशों में। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अलाउइंग इट टू मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएस एंड चाइना। और इसका जो वर्ल्ड का शेयर है वो बहुत बड़ा है, मतलब वर्ल्ड में इसका व्यापार यूनाइटेड अमेरिका से भी, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी ज़्यादा है। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। जिस तरह से यूएस डोमिनेंस करता है ना अपनी इकोनॉमी की वजह से, तो आसपास के जो देश हैं इसके, और एशिया और अफ्रीका के देश हैं, वहाँ यूरोपियन यूनियन का भी साथ में इन्फ्लुएंस है। इट आल्सो फंक्शन एज एन, लेकिन देखो अमेरिका का इन्फ्लुएंस के साथ पावर दबदबा भी है, वो मिलिट्री पावर का यूज करता है, बट जो ये यूरोपियन यूनियन है ये मिलिट्री पावर का प्रयोग नहीं करते किसी भी देश के संसाधनों को हड़पने के लिए। इट आल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल ऑफ द ईयू ब्रिटेन, सॉरी कुछ लाइनें रह गई हैं। इंटरनेशनल स्टेट जो होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, जैसे यूएनओ जैसी, आईएमएफ जैसी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, उनमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका एक बहुत बड़ा शेयर देता है पैसे का इन संस्थाओं को चलाने के लिए, वैसे ही यूरोपियन यूनियन भी बहुत बड़े पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। देखो ये मैंने आपको बताया था कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। आप एक एग्रीमेंट हुआ था वहाँ, शेचन एग्रीमेंट, इसके बारे में ज़रूर याद रखना आप। शेचन एग्रीमेंट किसके बारे में है, तो शेचन एग्रीमेंट जो है वो यूरोपियन कंट्री को एंटर करने की, भाई आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हो। ब्रिटेन का नागरिक 28 देशों में घूम सकता है, पुर्तगाल का नागरिक 28 देशों में घूम सकता है, उसे किसी भी तरह के वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं Britain and France hold permanent seat of UN
आपको पता ही है सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनओ में कैसे इनका होल्ड है, ये हम पढ़ते हैं। ये थोड़ी सी बातें इधर लिखी हुई हैं इसके बारे में। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जैसे संस्थाओं में इसका बहुत बड़ा शेयर है। द EU आल्सो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, इसका बहुत बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव है दूसरे देशों पर। और इसमें क्या है, जैसे कूटनीतिक प्रभाव कैसे है, ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे दो देश है जिसको UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट पावर है। वो देश जिनके पास वीटो पावर होती है वो परमानेंट कंट्री हैं। और इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रशिया है। देखो छोटे छोटे देश हैं फ्रांस और ब्रिटेन, फिर भी इनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, क्योंकि उस समय जब ये बना था उस समय की ये बिग पावर थी। द EU इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। 10 ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं 2 साल के लिए यूएनओ में। तो वो क्या होता है, वो भी बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर को भेजता है। दिस हैज़ इनेबल्ड द EU टू इन्फ्लुएंस सम US पॉलिसीज। और US जिस तरह से अमेरिका यूएनओ को प्रभावित करता है उसी तरह से US भी प्रभावित करता है। सच एज द करंट US पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। मैंने ये शायद जिक्र किया था कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं कर रहा, US उससे बार बार धमकी दे रहा है अमेरिका। तो 6 देशों के बीच में 5 देश यूरोपियन 4 देश यूरोपियन देश थे, एक US से था, एक ईरान था। इनके बीच में संधि हुई थी कि हम जो शांतिपूर्ण जो परमाणु हैं उनकी हम इजाज़त देते हैं। बट US, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप थे पीछे, वो उस संधि से बाहर आ गए। इसके बावजूद फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा कि आप चाहे बाहर हो, इस संधि को माने या ना माने, हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान से संधि जारी रखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें यूरोपियन यूनियन के देश कर रहे हैं, मतलब US को चैलेंज कर रहे हैं। इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशंस रादर देन concern and military forces have been affected, as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation। एक और उदाहरण था 2016 में पेरिस समझौता हुआ था, और पेरिस समझौते के अनुसार विश्व से कार्बन की कटौती करनी थी। मतलब बहुत भारत जैसे देश ने, चाइना जैसे देश ने आगे बढ़कर ये कहा था कि हम इतने टन कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। फिर US बाहर आ गया डोनाल्ड ट्रंप के टाइम। इसके बावजूद जो यूरोपियन देश थे उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते में हम शामिल रहेंगे, अमेरिका इसमें रहे या ना रहे। तो इस तरह से ये जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उनमें कूटनीतिक, इकोनॉमिक, मतलब अर्थशास्त्र, इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन, बातचीत, शांतिपूर्ण तरीके से जो विकास के लिए जरूरी है वो चीज़ें करता है, ना कि मिलिट्री का यूज करता है अमेरिका की तरह। अब भी जैसे चाइना के साथ ह्यूमन राइट पर, इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन पर बात हो रही है, तो वो बातचीत के तरीके से चाइना से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, न कि मिलिट्री से, मिलिट्री पावर से। मिलिट्री, द US combined armed forces are the second largest in the world। यूरोपियन यूनियन की अपनी एक आर्मी है जो सेकंड है वर्ल्ड में। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द US। डिफेंस पे ये नहीं है कि इन्होंने हथियार नहीं बनाए, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, ये सेकंड है। 2 EU मेंबर स्टेट, ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। और अब ये बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 250 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, वार बॉम्ब हैं, मतलब पावर है। इट इज आल्सो द वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन। इनकी एक एजेंसी है, जिस तरह से अमेरिका की नासा एजेंसी है जो स्पेस में काम करती है, भारत की इसरो है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन की सर्न है, CERN, सर्न ये संस्था है जो इनके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट,
और डेवलपमेंट इसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करती हैं। एज ए सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द UN इज एबल टू इंटरवेंस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। सुपरनेशनल पावर है, सुपरनेशनल पावर वो होती है जो नेशनल, बहुत सारे राष्ट्रों से मिलकर बनी एक संस्था है, राष्ट्रों से ऊपर। वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्षेत्र में भी इंटरवेंस करती है। बट इन मैनी एरिया इट मेंबर स्टेट हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो यूरोपियन यूनियन है, इंडिया के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहता, लेकिन उसी का एक मेंबर है फ्रांस, वो बहुत अच्छे संबंध रखना चाहता है भारत को। अभी उन्होंने मिग विमान भी दिए हैं। ऐसी बात नहीं कि EU हमारे साथ अच्छे संबंध नहीं रखता। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे यूरोपियन यूनियन के देश चाइना के विरुद्ध हो गए कोविड-19 के विरुद्ध, लेकिन इटली में, जो इटली इसका एक महत्वपूर्ण मेंबर है, वहाँ इटली में, ब्राज़ील में इसका सामान आया है, सॉरी ब्राज़ील में नहीं, ब्रुसेल्स वगैरह में चाइना का सामान आया है, किट आई हैं जो कोविड-19 का टेस्ट करती हैं। तो इस तरह से इनके अपने फॉरेन रिलेशन है, इनकी डिफेंस पॉलिसी हैं, आर ऑफन एट ओट विच अदर, और कई बार आपस में टकराती भी। जैसे ब्रिटेन है, अब अलग हो गया क्योंकि ब्रिटेन के जो हित हैं वो यूरोपियन यूनियन से टकरा रहे थे। थस टोनी ब्लेयर, प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वाज अमेरिकन पार्टनर इन द इराक इन्वेंशन and many of the European newer member made up the US lead coalition of willing, whereas Germany and France oppose American policy। हाँ बिल्कुल है ये चीज़ें। जैसे टोनी ब्लेयर थे, उन इराक में जब 2003 में हमले हुए तो उसके साथ थे, अमेरिका के साथ, जबकि जो दूसरे देश थे वो उसका विरोध कर रहे थे। इसी तरह जो नए मेंबर हैं, एस्टोनिया वगैरह, वो US की मिलिट्री और दूसरे क्षेत्र हैं उनको मानते हैं, उन्हें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पर जर्मनी और फ्रांस इसका, अमेरिकन पॉलिसी का विरोध करते हैं, किसी पर हमला करने में वो एग्री नहीं होते। देयर इज आल्सो ए डीप सीटेड यूरो स्केप्टिज्म इन सम पार्ट्स। स्केप्टिज्म का मतलब एक तरह का भय है यूरो का, कि कहीं हमारी मुद्रा खत्म ना हो जाए हम यूरो के चक्कर में पड़कर। अबाउट द EU इंटरनेशनलिस्ट एजेंडा। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन कंट्री हैं उन्हें डर है कि कहीं हमारी सोवरेनिटी ख़त्म ना हो जाए। तो कुछ डेट्स हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ लेना। 1951 में अप्रैल में 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, उन्होंने एक पेरिस की संधि की थी भाई, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये ऐसा पूछ लिया जाता है क्योंकि अब की बार तो देखो 14 नंबर के वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे तो वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। तो पेरिस की ट्रीटी कहाँ कब हुई? 1951 में। और क्या हुआ था इसके द्वारा? यूरोपियन कोयल एंड स्टील कम्युनिटी स्थापित हुई थी 1957 में। दिस 6 स्टेट साइन द ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम, इसके तहत क्या हुआ था? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी और साथ में ही एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी स्थापित हुई थी। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने यूके यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन किया। 79 में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। 81 में ग्रीक ने इसी को ज्वाइन किया। शुरू में 12 देश थे ये भाई। 85 में सैचन का एग्रीमेंट हुआ और सैचन एग्रीमेंट के बारे में मैंने बता दिया कि बॉर्डर ख़त्म कर दिए थे, आप किसी भी देश में फ्रीली घूम फिर सकते हैं। 86 में स्पेन और पुर्तगीज जो है वो भी ज्वाइन कर गए थे यूरोपियन कमीशन को। 90s में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, आपको पता है जर्मनी का यूनिफिकेशन। वैसे तो 90s में दीवार टूटी थी, 90 में फिर इनका यूनिफिकेशन हो गया था। 89 में दीवार गिराई गई थी। 92 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच की संधि हुई और इसके द्वारा यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस संधि से हुई, कब हुई? 1992 में मैट्रिच की संधि के द्वारा यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई और सिंगल मार्केट
कब बनी? 1993 में। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, इन्होंने भी, जो स्वीडन और फिनलैंड के बारे में तो आपने पता ही है कि कहीं भी शामिल नहीं होते, बट इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 2000, ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, जनवरी 2002 में यूरो को नई करेंसी के रूप में इंट्रोड्यूस किया था 12 मेंबर ऑफ यूरो। अभी भी जैसे आप स्टार देखते हो तो 12 हैं और वो 12 देशों की करेंसी है। 2004 में, क्योंकि आपको पता ही है रशिया टूट चुका था, नए नए देश वहाँ से आज़ाद होके आए थे, और आपको पता है यूगोस्लेविया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवानिया, इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। 2007 में बुल्गारिया एंड रोमानिया ने ज्वाइन किया, स्लोवानिया ने। और 2009 में लिस्बन की संधि हुई। 2012 में नोबेल पीस प्राइज मिला था इसको, यूरोपियन यूनियन को। 2013 में क्रोएशिया बिकम द 28। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे नया देश कौन सा है? क्रोएशिया है यूरोपियन यूनियन का मेंबर। 2016 तक आते आते ब्रिटेन की जनता को लगने लगा कि नहीं जी, हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए, और वहाँ एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है? जब जनता का मत जानना हो तो वोट डलवाए जाते हैं किसी भी टॉपिक पर, यस या नो में जनता जवाब देती है। तो रेफरेंडम में 51.9% वोटर्स ने ये डिसाइड किया कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग होंगे। इस प्रक्रिया को ब्रेग्जिट का नाम दिया गया था। ओके, इसके बारे में बता दिया था मैंने। उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है, ऑफ यूरोप अबाउट द यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल एजेंडा, ये मैंने ब्रिटेन के बारे में, कुछ फियर्स हैं बहुत सारे देशों के यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहते हुए। तो इस वजह से, जैसे ब्रिटेन की एक प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, इसको आयरन लेडी ऑफ यूरोपियन इसका ब्रिटेन का कहा जाता है, कैप द यूके आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन मार्केट। उन्होंने हमेशा यूरोपियन यूनियन की मार्केट से यूके को अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन हैव रेसिस्ट द मैस्ट्रिच ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ द यूरो, द कॉमन यूरोपियन करेंसी। डेनमार्क और स्वीडन अभी भी मैस्ट्रिच संधि को नहीं मान रहे और उन्होंने यूरो को अपनी करेंसी नहीं माना। द कॉमन यूरोपियन करेंसी, दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ EU टू एक्ट इन द मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। इसी तरह की चीजें जो है वो फॉरेन रिलेशन और डिफेंस के बारे में, मतलब बहुत सारे देशों को डाउट्स होता है कि कहीं हमारी सॉवरेनिटी दांव पर ना लग जाए या इसकी मार्केट ज्वाइन करने की वजह से हमारा नुकसान ना हो जाए। जैसे पीछे आपने एक पिग्स कंट्री का नाम सुना होगा, आपने तो नहीं सुना होगा, 2008 की बात है, महामंदी आ गई थी यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज के जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा भोगवादी है, बहुत पैसे खर्चते हैं, ATM कार्ड में जितने पैसे होंगे लोन ले लेके उनको खर्च करते रहते हैं, शेविंग नहीं होती। तो पुर्तगाल, एक इटली और एक ग्रीक, इन्हें पिग्स कंट्री बोला गया, और एक स्पेन, P से पुर्तगाल, I से इटली, G से ग्रीक और S से स्पेन। ये जो कंट्री हैं वो बुरी तरह से क्राइसिस में फंस गए, बैंक इनके दिवालिया हो गए। तो उस टाइम सभी देशों पर बाहर पड़ा ना, जर्मनी आगे आया कि नहीं हम इनको बाहर निकालेंगे। जर्मनी एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आजकल, और इन देशों को बाहर निकाला, नहीं तो यूरोपियन यूनियन के टूटने के कगार, मतलब यूरोपियन यूनियन टूटने के कगार पर आ गया था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एशियान के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।